नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं मीनू शर्मा और मैं आपको बताऊंगी पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी बड़ी खबरें जो डालती हैं आपकी जेब और जिंदगी पर सीधा असर। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। त्योहारों से पहले प्याज की कीमतों में आई अचानक तेजी से सरकार भी एक्शन में आ गई है। सरकार ने त्योहारों पर महंगे प्याज से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए खुदरा बाजार में 25 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर अपने बफर स्टॉक से प्याज की बिक्री करने का फैसला किया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्याज की अखिल भारतीय औसत खुदरा कीमत 57% बढ़कर 50 रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच गई है, जो एक साल पहले समान अवधि में 30 रुपये प्रति किलोग्राम थी। जिन राज्यों में कीमतों में तेज वृद्धि हो रही है, वहां थोक और खुदरा दोनों बाजारों में बफर स्टॉक से प्याज की आपूर्ति बढ़ाई जाएगी। जीवन बीमा की गलत बिक्री रोकने के लिए बीमा नियामक IRDAI ने एक 8 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति बीमा पॉलिसी की भाषा को आसान बनाने का सुझाव देगी। इस कदम का मकसद लोगों को बीमा पॉलिसी खरीदने से पहले सही निर्णय लेने में मदद करना है। IRDAI का मानना है कि बीमा कंपनियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली जटिल भाषा के कारण अक्सर पॉलिसी धारकों को बीमा पॉलिसी अनुबंधों के नियम और शर्तों को समझने में काफी दिक्कत होती है, कठिनाई होती है और इस वजह से बीमा पॉलिसी खरीदते वक्त पॉलिसी धारक हमेशा भ्रमित रहते हैं। समिति से अगले 8 से 10 सप्ताह के अंदर अपने सुझाव देने के लिए कहा गया है। PFRDA ने न्यू पेंशन सिस्टम से बाहर निकलने के लिए नियमों में बदलाव किया है। PFRDA ने NPS खाते से निकासी या स्कीम से बाहर निकलने के समय ग्राहकों के बैंक खाते में समय पर फंड ट्रांसफर करने के लिए अब इंस्टेंट बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया है। बैंक खाते का सत्यापन पेनी ड्रॉप विधि से किया जाएगा। PFRDA ने कहा है कि स्कीम से बाहर निकलने या पैसे निकालने के अनुरोध की प्रोसेसिंग के वक्त नाम मिलान के साथ पेनी ड्रॉप सत्यापन अनिवार्य रूप से सफल होना चाहिए। पेनी ड्रॉप सत्यापन विफल रहने की स्थिति में बाहर निकलने या धन निकासी के प्रस्ताव को रद्द कर दिया जाएगा। लगातार 6 दिनों की गिरावट के बाद आज घरेलू शेयर बाजारों में जोरदार तेजी रही। BSE सेंसेक्स 634 अंक उछलकर 63,782 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 202 अंक चढ़कर 19,059 अंक पर पहुंच गया। सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। पावर, सर्विस, इंडस्ट्रियल, रियल्टी और IT सेक्टर में उल्लेखनीय बढ़त रही। विश्लेषकों के अनुसार कंपनियों के उम्मीद से बेहतर तिमाही नतीजों ने घरेलू निवेशकों के भरोसे को बढ़ाने का काम किया है। वहीं पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को लेकर अनिश्चितता बने रहने से विदेशी निवेशक घबराए हुए हैं। शेयर बाजार में तेजी लौटने का एक कारण ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म JP मॉर्गन के भारतीय शेयर बाजारों के लिए रेटिंग को अपग्रेड करना भी है। JP मॉर्गन ने भारतीय शेयर बाजार को न्यूट्रल से ओवरवेट कर दिया है। JP मॉर्गन ने कहा है कि निवेशक गिरावट में खरीदारी कर सकते हैं और लंबी अवधि में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। शेयर बाजार के नए संवत के लिए दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग इस बार 12 नवंबर को शाम 6 बजे से 7 बजे तक आयोजित होगी। शेयर बाजार में निवेश सहित कुछ भी नया शुरू करने के लिए मुहूर्त ट्रेडिंग को एक शुभ अवसर माना जाता है। मुहूर्त ट्रेडिंग दिवाली पर स्टॉक एक्सचेंज द्वारा आयोजित होने वाला एक विशेष ट्रेडिंग सत्र होता है। दिवाली वाले दिन स्टॉक एक्सचेंज केवल 1 घंटे के लिए खुलते हैं, जहां ट्रेडर्स नए साल की शुरुआत के मौके पर टोकन ट्रेड करते हैं। IT इंडस्ट्री में होने वाले सैलरी इंक्रीमेंट में अब इस बार बड़ी गिरावट आएगी। आर्थिक मंदी की वजह से दुनिया भर में टेक्नोलॉजी खर्च घटने से IT कंपनियों पर भारी दबाव है। ऐसे में इस साल IT कर्मचारियों की सैलरी बहुत कम बढ़ेगी। वित्त वर्ष 2022-23 में कर्मचारियों की सैलरी औसत रूप से 12 से 18% बढ़ी थी, लेकिन इस साल सैलरी इंक्रीमेंट औसत 6 से 10% होने का अनुमान है। कुल मिलाकर वेतन वृद्धि पर मौजूदा हाल उत्साहजनक नहीं है। IT सेक्टर में काम करने वालों पर दोहरी मार पड़ सकती है। एक और तो उनकी वेतन वृद्धि में गिरावट आ रही है, तो दूसरी तरफ इंडस्ट्री के दिग्गज शिफ्ट टाइमिंग बढ़ाने की भी बात कर रहे हैं। इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति का कहना है कि भारत के वर्क कल्चर को बदलने की जरूरत है। युवाओं को हफ्ते में 70 घंटे काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर भारत को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना है तो यहाँ युवाओं को प्रतिदिन 12 घंटे काम करने की आदत डालनी पड़ेगी। वित्त मंत्रालय ने GST से जुड़ी एक नई अधिसूचना जारी की है। इसके तहत कॉर्पोरेट समूह के अपनी सहायक कंपनियों को दी गई गारंटी पर अब GST का भुगतान करना होगा। GST काउंसिल ने इस महीने की शुरुआत में कॉर्पोरेट गारंटी पर टैक्स लगाने को लेकर स्पष्टीकरण दिया था। कॉर्पोरेट समूह को अब 18% की दर से GST देना होगा। वित्त मंत्रालय का कहना है कि कॉर्पोरेट गारंटी पर टैक्स अधिसूचना की तारीख से लागू होगा। मूल कंपनी ने जो गारंटी दी है उस राशि के 1% या वास्तविक प्रतिफल में जो भी अधिक होगा उस पर 18% GST लगाया जाएगा।
एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने साबुन और डिटर्जेंट के दाम घटाने की घोषणा की है। कंपनी का कहना है कि वे कमोडिटी कीमतों में आई कमी का फायदा अपने ग्राहकों तक पहुंचाना चाहती है। दाम घटाकर कंपनी अपनी बिक्री बढ़ाकर छोटी और नई कंपनियों को बाजार में कड़ी टक्कर भी देना चाहती है। डिटर्जेंट बनाने में मुख्य रूप से इस्तेमाल होने वाले क्रूड ऑयल की कीमत पिछले साल के $112 प्रति बैरल से घटकर अभी $88 प्रति बैरल हो गई है। वहीं साबुन बनाने में उपयोग होने वाला पाम ऑयल दाम भी करीब 1/3 घट चुके हैं। आपकी क्रेडिट जानकारी में सुधार करने में देरी होती है तो इसके लिए आपको मुआवजा मिलेगा। आरबीआई ने क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियों को ग्राहकों की क्रेडिट जानकारी में सुधार करने की समय सीमा तय कर दी है। क्रेडिट सूचना रिपोर्टिंग और क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियों के कामकाज को लेकर ग्राहकों की बढ़ती शिकायतों पर आरबीआई ने शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत बनाने के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार करने का फैसला लिया है। क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड, इक्विफैक्स, एक्सपीरियन और सीआरआईएफ हाई मार्क जैसी प्रमुख क्रेडिट सूचना कंपनियां हैं जिन्हें अगले 6 महीने के अंदर नई व्यवस्था लागू करनी होगी। टाटा ग्रुप अब आईफोन बनाएगी। अगले 2 से 2.5 साल के अंदर टाटा ग्रुप भारत और वैश्विक बाजारों के लिए आईफोन का निर्माण शुरू करेगी। आईफोन बनाने के लिए टाटा ग्रुप विस्ट्रॉन के प्लांट का अधिग्रहण करेगा। भारत में एप्पल के लिए आईफोन बनाने वाली कंपनी विस्ट्रॉन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने टाटा ग्रुप को अपना भारतीय संयंत्र बेचने को मंजूरी दे दी है। यह सौदा लगभग $12.5 करोड़ में होगा। मुकेश अंबानी के तीनों बच्चों का रिलायंस इंडस्ट्रीज के बोर्ड में शामिल होना तय हो गया है। इसका रास्ता साफ हो गया है। शेयरधारकों ने आकाश, ईशा और अनंत अंबानी को कंपनी के बोर्ड में शामिल करने का प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। इस कदम का मकसद भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी में उत्तराधिकार योजना को गति प्रदान करना है। मुकेश अंबानी अगली पीढ़ी को तैयार करने और सशक्त बनाने के लिए अगले 5 सालों तक कंपनी के चेयरमैन और सीईओ बने रहेंगे। तो ये थी मनी टाइम में आज की बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी सोमवार को मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए मनी 9 के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। साथ ही हमारा आज का मनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।